हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस। एम्पियर्स लॉ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ क्या कहते हैं? एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड प्लेन कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय लूप। आइए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, line integral of magnetic field, line integral of magnetic field over a closed plane curve, over a closed plane curve is equal to mu naught times, is equal to mu naught times the net current crossing the area bounded by the loop, the mu naught times the net current crossing the area bounded by the loop, bounded by the loop, provided electric field inside the loop remains constant, provided electric field inside the loop remains constant, तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऑलराइट, तो मान लीजिए ये एक क्लोज्ड लूप है आपके पास। इस क्लोज्ड लूप में से ये तीन करंट है, लेट I1 अपवर्ड है, I2 अपवर्ड है, I3 डाउनवर्ड है। ये तीन करंट I1, I2, I3 इस क्लोज लूप से पास कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट DL ले लेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स हमने पढ़ा था, वो भी आपका फील्ड लाइन के अलोंग द टेंजेंट, तो ये आएगी डायरेक्शन। ओके, तो हम एक क्लोज लूप कंसीडर करते हैं और उसमें एक स्मॉल एलिमेंट DL कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए क्लोज लूप एंड चूज ए स्मॉल एलिमेंट DL। कंसीडर ए क्लोज्ड लूप and choose element DL, element DL। ओके, तो लेट B इज मैग्नेटिक फील्ड एट DL। ये वेक्टर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट DL। लेट वेक्टर B इज मैग्नेटिक फील्ड at DL, then by Ampere's law
then by Ampere's law, integral over the closed loop B dot dl is equal to म्यू नॉट I। ये है आपका एम्पियर्स लॉ। ओके, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो I है ये क्या है, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व सरफेस। जैसे इसको आप Q इनसाइड लिखते थे, आप इसको E एंड C लिख देंगे ऐसे, मतलब I एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप। जैसे इस डायग्राम में अगर हम I1 I2 को पॉजिटिव लेंगे तो आपका I3 क्या होगा, नेगेटिव। ओके, इन डायग्राम I enclosed will be equal to I1 plus I2 minus I3 because I3 की डायरेक्शन रिवर्स है। और जो ये B है, ये B क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द लूप। ओके, B इज मैग्नेटिक फील्ड एट बाउंड्री ऑफ द लूप, यानी इस लूप की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लोगे उस पर मैग्नेटिक फील्ड B होगा। B इज मैग्नेटिक फील्ड एट boundary of the loop। B is magnetic field at boundary of the loop। तो ये जो क्लोज्ड कर्व है स्टूडेंट, ये वाला, इसको कहते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस था, यहां पे एम्पीरियन लूप है आपके। ओके, ऑलराइट, तो ये तो था आपका एम्पियर्स लॉ। अब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है magnetic field at a point due to a long straight current carrying wire। magnetic field at a point, magnetic field at a point due to a long straight current carrying wire। ओके, तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है और उसका रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं और करंट उसमें I फ्लो कर रहा है। ओके, कंसीडर ए वायर ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग ए करंट I, कैरिंग ए करंट I। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक वायर है इस तरह से, और ये वायर का एक्सिस है और वायर की रेडियस कैपिटल R है एंड इट कैरीज ए करंट I। तो ये जो करंट I होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वजह से मान लीजिए ये पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये पॉइंट P है D डिस्टेंस पर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। तो चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर। चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस
D from axis of wire। ओके, तो आपने ये एक पॉइंट P चूज कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो जिस तरह से आप गॉस लॉ यूज करने के लिए क्या करते थे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी एक क्लोज्ड कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस पॉइंट P से पास करे। ओके, तो ड्रॉ ए क्लोज्ड लूप पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो मैं एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ कर देता हूं जो कि पॉइंट P से पास करे। लेट ये कुछ इस तरह से है। ओके, लूप का रेडियस D होगा। तो ड्रॉ ए क्लोज्ड लूप पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P। तो यहां पर एक एलिमेंट dl आप कंसीडर कर लीजिए ये, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, बाय राइट हैंड कर्ल रूल इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, अब मुझे इधर प्लेन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसमें जो वेक्टर B है और dl है, दे आर बोथ टेंजेंशियल टू द क्लोज लूप। ये क्लोज लूप है जो ब्लू लाइन से है ये। तो इस क्लोज लूप के टेंजेंट हैं दोनों B एंड dl। तो हम यहां लिखेंगे एज वेक्टर B एंड dl बोथ आर टेंजेंट to closed loop, tangent to closed loop, angle between them is 0, angle between them is 0। तो अब हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। तो बाय एम्पियर्स लॉ integral B dot dl over the closed loop is equal to mu naught I enclosed। तो ये हो जाएगा B dl और उनके बीच में एंगल क्या है, 0, तो cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट। और ये जो एम्पीरियन लूप है आपकी पॉइंट P से पास कर रही है, इसमें करंट कितना है, I पास कर रहा है नेट करंट, तो इनटू I। अब ये जो एम्पीरियन लूप है आपकी ब्लू कलर में, ये क्या है, एक सिमेट्रिकल लूप है। तो इसके हर एक पॉइंट पर B की जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होगी। तो इसलिए मैं B को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं और उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं। तो इंटीग्रेशन dl बच जाएगा, cos 0 1 होता है इक्वल टू म्यू नॉट I। अब ये जो इंटीग्रेशन dl है ये क्या होगा, ये होगा सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का रेडियस d है तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई d। तो मैं b इंटू 2 पाई d इक्वल टू म्यू नॉट I लिख देता हूं, और b आ गया यहां से म्यू नॉट I बाय 2 पाई d। ये इक्वेशन 1 है। सो यू सी b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, कब, अगर पॉइंट P वायर के बाहर है। यहां पर जो d है इट इज ग्रेटर देन रेडियस r ऑफ द वायर। ओके, ये कब है रिजल्ट, व्हेन आपका जो d है दैट इज ग्रेटर देन r। सेकंड केस, अगर पॉइंट P सरफेस पर है, इफ पॉइंट P इज एट surface of
वायर, तो फिर क्या होगा, D इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr, ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड, अगर पॉइंट P आपका वायर के अंदर है तो क्या होगा, तो इसके लिए मैं इधर से अब क्लीन कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वेल, आपका नेक्स्ट पार्ट है, इफ पॉइंट P लाइज inside the wire, inside the wire, it means D is less than R। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपकी वायर है, ओके, और वायर की रेडियस R है एंड करंट I फ्लो कर रहा है। ये जो करंट I है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, रेडियस आर है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। तो हम मान लेते हैं यहां पर आपका पॉइंट P है और ये डिस्टेंस D है, ओके। तो फिर उस केस में एम्पीरियन लूप आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है ये आपकी एम्पीरियन लूप होगी। तो इसमें करंट कितना पास करेगा, क्योंकि जो I है वो तो पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में से पास करता है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई D स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस D है। तो इसमें से कितना करंट पास करेगा, यूनिटरी मेथड जो आप 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, I, तो वन एरिया से कितना करेगा, I बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है, पाई D स्क्वायर, तो पाई D स्क्वायर एरिया से कितना पास करेगा, इसको पाई D स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया I D स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आपकी I एनक्लोज्ड की वैल्यू आएगी, ओके। तो ये वैल्यू होगी करंट पासिंग थ्रू दिस एम्पीरियन लूप व्हेन D इज लेस देन R। तो यहां पे ये तो मैंने आपको रफ करके दिखाया है, ठीक है, सो दैट आपको समझ आए कि जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका R रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, उसमें से करंट I पास कर रहा है। अगर एरिया 1 होता तो उसमें कितना करंट पास करता, I बाय पाई आर स्क्वायर, और एरिया कितना है यहाँ एम्पीरियन लूप का, पाई D स्क्वायर होगा क्योंकि इसका रेडियस D है, तो पाई D स्क्वायर एरिया में से कितना पास करेगा, इसको पाई D स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसल, तो I D स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप जो मैंने रेड कलर से शो की हुई है, ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे I एनक्लोज्ड इज I बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई D स्क्वायर, तो ये हो गया I D स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, तो बाय एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, तो इंटीग्रल B dl कोस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और I एनक्लोज्ड की ये वैल्यू रख दीजिए I D स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब B को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, dl कोस 0 1 होता है, तो म्यू नॉट I D स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन dl क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पीरियन लूप, इंटीग्रेशन dl विल बी 2 पाई d, तो b इंटू 2 पाई d सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप 2 पाई d, इंटीग्रेशन dl के इक्वल है म्यू नॉट I D स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस d से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d की एक पावर रह जाएगी, तो यहां से b आ गया म्यू नॉट I D बाय 2 पाई आर स्क्वायर।
तो ये है इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है इनसाइड द वायर। व्हेन D इज लेस देन R तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D एंड पॉइंट P इज आउटसाइड द वायर D ग्रेटर देन R तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो B वर्सेस D अगर आपको प्लॉट करना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अप टू रेडियस ऑफ वायर ये इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ D है तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। और यहां पर ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R के इक्वल होगी। ओके, ये जो वैल्यू होगी ये होगी म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। और फिर क्या है, when D is greater than R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये आएगा इस तरह से। तो ये होगा स्टूडेंट B वर्सेस D ग्राफ फॉर ए करंट कैरिंग वायर। तो इसके साथ ही आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और हमारी सेकंड एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड इज ए वायर टाइटली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। हेलिकल शेप होती है, जैसे स्प्रिंग की शेप होती है इस तरह से। ओके, a solenoid is a coil of wire, is a coil of wire tightly wound in the form of a हेलिक्स। और जो ये वायर है जिससे सोलेनॉइड बना है, इसके ऊपर कुछ इंसुलेटेड मटेरियल चढ़ा हुआ होता है, सो दैट जो इसकी एडजेसेंट टर्न्स हैं वो एक दूसरे को फिजिकली तो टच करेंगी लेकिन इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगी। द वायर इज coated with some insulating material so that the adjacent turns physically touch each other, but remains electrically insulated, ओके, ऑलराइट। तो यानी एक स्प्रिंग की तरह से दिखेगा, लेकिन इसमें जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे आपने स्प्रिंग का जो नॉर्मली आप क्रॉस सेक्शन देखते हो वो सर्कुलर होता है, लेकिन सोलेनॉइड में वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, और जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होगी इट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ट्रांसवर्स डायमेंशन। ट्रांसवर्स डायमेंशन मीन्स अगर सर्कुलर शेप है, क्रॉस सेक्शन है, तो एज कंपेयर टू रेडियस लेंथ विल बी वेरी लार्ज। अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो एज कंपेयर टू साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड विल बी वेरी लार्ज। ओके, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लार्ज, लेंथ ऑफ solenoid
is large as compared to its transverse dimensions। ओके, तो ट्रांसवर्स डायमेंशन का यहाँ क्या मतलब है कि अगर आपके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जैसे स्प्रिंग का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। स्टूडेंट, अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसे इसमें प्रोड्यूस होता है। So a solenoid will be like a large number of current carrying coils placed one by one। ओके, तो मान लीजिए हम सोलेनोइड की कोई भी दो टर्न्स, ये दो एडजेसेंट टर्न्स हैं, एक ये है और एक ये है, इनमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, इनके बारे में बात करते हैं। तो दो एडजेसेंट टर्न्स की वजह से हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल लाइन पर क्या होगा, इस तरह से होगा, और इसका भी इस तरह से होगा। ओके, लेकिन अगर इधर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी और इसकी वजह से कुछ इस तरह से होंगी। ओके, तो यहां अगर मैं कोई भी पॉइंट P चूज कर लेता हूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ओके, पॉइंट P विच इज आउटसाइड द सोलेनोइड। तो यहां पर अगर आप देखें तो दो एडजेसेंट कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर ऑलमोस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ओके, सो फील्ड्स विल बी कैंसलिंग आउट ड्यू टू एडजेसेंट टर्न्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड यहां तक है ना, इस लेवल तक, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा, जबकि अंदर ये देखिए, अगर आप यहां पे अंदर पॉइंट्स ले रहे हैं, ये पॉइंट्स, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलेनोइड के बाहर तो दो एडजेसेंट टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है जो वो दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, वेयर एज इनसाइड दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो इस वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा। अब जैसे जैसे ये जो एडजेसेंट टर्न्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज आती जाएंगी, यानी टाइटली वाउंड होंगी, जितनी ज्यादा टाइटली वाउंड होंगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिलेशन होगा जो एक दूसरे की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और अंदर उतना ही ज्यादा यूनिफॉर्म होगा। तो ऊपर कैंसिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्योंकि आउटसाइड पॉइंट्स पर एडजेसेंट टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, जबकि अंदर जो पॉइंट्स हैं उन पर से ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे ये एडजेसेंट टर्न्स और ज्यादा क्लोज आएंगे, मींस turns will be strongly wound, close tightly wound, then there will be a stronger cancellation of magnetic field at outside point and field will be more uniform inside। तो एक जो आइडियल सोलेनोइड है इस तरह से, उसमें क्या होता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे की वजह से, जबकि अंदर पूरी तरह से सेम डायरेक्शन में, यानी बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा सोलेनोइड के और अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, चलिए हम इसको टेक्स्ट में लिखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो एट ए फार ऑफ पॉइंट P, एट ए फार ऑफ पॉइंट P आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड, magnetic field due to two adjacent loops is in opposite direction। magnetic field due to two adjacent turns will be in opposite direction।
okay, will be in opposite direction, whereas inside the solenoid field lines are almost in same direction. Whereas inside the solenoid field lines are almost in same direction. Okay, almost in same direction. Okay, अब as the turns of solenoid become more and more tightly wound, as the turns of solenoid becomes more and more tightly wound, the magnetic field becomes more uniform inside and more weaker outside. The magnetic field becomes more weaker outside and more uniform inside. Becomes more weaker outside and more uniform inside. For an ideal solenoid, magnetic field is uniform inside the solenoid and zero outside the solenoid. For an ideal solenoid, magnetic field is uniform inside the solenoid and zero outside the solenoid. ओके, तो स्टूडेंट ये तो है कि किस तरह से अंदर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है और बाहर जीरो हो जाता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एक यहां पर हम डॉट शो करेंगे, डॉट और इस पर यहां पर क्रॉस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका सोलेनॉइड है, यहां से करंट आउटसाइड आ रहा है, इस तरह से जो टर्न्स हैं, जो लूप्स हैं सोलेनॉइड में, उनमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, यानी करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ओके, इस तरह से। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर जीरो होगा और अंदर यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अंदर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं इस तरह से ब्लू लाइन से इसको शो कर देता हूं। तो ये अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी होगा। मान लीजिए हम एक पॉइंट पी चूज कर लेते हैं जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। ओके, तो एम्पियर्स लॉ के लिए सबसे पहले एक लूप ड्रॉ करना पड़ता है, क्लोज लूप, जो पॉइंट पी से पास करता है। तो टू कैलकुलेट
मैग्नेटिक फील्ड at a point P inside the solenoid draw a closed loop passing through P. Draw a closed loop passing through point P. Passing through पॉइंट P. तो हमें क्लोज लूप मान लीजिए सर्कुलर में कॉम्प्लिकेट होगा बी डॉट डी एल को सॉल्व करना, तो हम यहाँ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ले सकते हैं। मान लीजिए हम स्क्वायर ले लेते हैं ऑफ लेंथ L इस तरह से। ओके, तो ये पॉइंट P है आपका और ये पॉइंट Q है, ये R, ये S। ओके, ये इसके कॉर्नर पे यहाँ हमने पॉइंट P लिया हुआ है और PQ है L के इक्वल। जो PQ की लेंथ है वो L के इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दी। अब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ लगाने से पहले लेट n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ओके, एंड I is current in each turn of solenoid। तो इसमें जो ये लेंथ L है, लेंथ L में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L विल बी n इंटू L, बिकॉज n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको लेंथ L से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एम्पीरियन लूप के अंदर यहां इतने लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी? इतने। एक टर्न में इतना करंट है तो I एनक्लोज्ड क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट इन ईच टर्न, तो ये आ गया NLI। अब हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। यूजिंग एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल B डॉट DL इज म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। B डॉट डी एल को मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, P से Q, Q से R, R से S, S से P। ओके, तो P से Q B डॉट डी एल, Q से R, R से S, S से P B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड की वैल्यू है NLI। ओके, अब B से DL सॉरी P से Q मैग्नेटिक फील्ड भी P से Q है डायरेक्शन, और DL भी क्या आपका है? P से Q है, तो P से Q क्या आएगा? एंगल 0 आएगा। Q से R DL लेंगे आप, इधर आएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री एंगल आएगा B और DL के बीच में, तो BDL cos 90। R से S, वेल फ्रॉम R टू S, ये जो RS लाइन है ये सोलेनॉइड के बाहर है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0, तो B की वैल्यू 0 होगी। तो B की वैल्यू 0 होगी तो ये जो आपका R से S B डॉट DL है ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस S टू P ये लाइन, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें भी BDL cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। ओके, तो ये हो गया B
इंटीग्रेशन पी से क्यू डी एल कोस 0 1, ये कोस 90 0, ये 0 और ये भी कोस 90 0, म्यू नॉट एन एल आई। अब ये जो P से Q इंटीग्रेशन dl है, ये क्या होगा, टोटल PQ लेंथ के इक्वल होगा, वो क्या है L, तो ये हो गया L। तो ये यहां से आ गया B इंटू एल इज म्यू नॉट एन एल आई, L से L कैंसल, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। टोरॉइड क्या है, सोलेनोइड के अगर दोनों एंड को आप मिला दो तो आपको टोरॉइड मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, उसके साथ ही हम एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, सो दैट एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे न्यूमेरिकल के साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट की। तो टोरॉइड को हम न्यूमेरिकल के साथ दूसरे वीडियो लेक्चर में कंबाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टोरॉइड और न्यूमेरिकल करते हैं।